प्रिय विद्यार्थियों, मैं समस्यामूलक नाटक और हिंदी में जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुवस्वामिनी की समस्यामूलकता पर कुछ बात कर रही हूँ। साहित्य और कला के विविध रूपों की अवतारणा ही मानवीय जीवन और संस्कृति के विकास के दौरान आने वाले तमाम तनावों की अभिव्यक्ति है। इस वक्तव्य से भले ही उपयुक्त शीर्षक का सामान्यीकरण होता लगे, पर बात का प्रस्थान बिंदु तो यही है। अगर श्रुतियों, स्मृतियों और उपलब्ध तथ्यों पर जाएं, तो भारतीय परंपरा में नाटकों का आरंभ ही एक तात्कालिक समस्या से उबरने की चाह की देन था। यह समस्या थी देवों और दानवों के मध्य आए दिन होने वाले संघर्ष। इंद्र के उत्सव में असुर पराजय का नाटक खुले मैदान में खेला गया। वास्तव में यह युद्धों और उनमें होने वाली जय पराजय का नाट्यीकरण ही था। इस नाटक के अभिनय के समय दानवों ने बड़ा उत्पात मचाया। हो सकता है कि देवता अपनी विजय का अतिरंजित नाट्यानुकरण करते हों और असुरों को यही बात बहुत खलती हो। बाद में अमृत मंथन का जो नाटक खेला गया, उसमें देवों के साथ दानवों ने भी भाग लिया, जिसमें नारद संगीतज्ञ थे और विष्णु ने स्वयं मोहिनी का रूप धारण किया था। ऐसा लगता है कि अमृत बांटने की जिस घटना का इसमें नाट्यीकरण किया गया, वह किसी वस्तु विनिमय वाले समाज में अतिरिक्त वस्तु को हड़प लेने की मनोवृत्ति और उसकी वजह से होने वाले युद्ध की घटना है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य परंपरा का जिक्र करते समय असुर पराजय, अमृत मंथन, त्रिपुरदाह आदि नाटकों का उल्लेख किया है। आगे चलकर जब भरत मुनि ने नाटकों के लिए रंगमंचों की जरूरत महसूस की, तो खुले में खेले जाने वाले नाटकों के युद्ध आदि के दृश्य नाटकों से रंगमंच की समस्या के कारण बाहर हो गए होंगे और वे महाकाव्यों की दुनिया में सिमट गए। भरत मुनि के नाट्य सूत्र के बाद ही नाटकों के लोक और शास्त्र की अलग अलग परंपराएं बन गईं। क्लासिकल कहे जाने वाले संस्कृत नाटकों में शूद्रक के मृच्छकटिकम, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, भवभूति के उत्तर रामचरित, भास के प्रतिमा नाटकम हों, चाहे हर्ष के नागानंद आदि, सब घटना परक और वर्णनात्मक थे, किंतु वे किसी युद्ध या उससे संबंधित घटना का दृश्यांकन नहीं थे, न ही उसका नाट्यानुकरण थे। क्योंकि समाज में अन्य कार्य व्यापार भी घटनाओं की उपस्थिति कराने लगे थे और नाटक ही वह एकमात्र कला विधि नहीं रह गई जिसमें युद्ध आदि की उपस्थिति दर्ज हो सके। पश्चिम में ग्रीक नाटकों की महान परंपरा को देखें तो युद्धों में अपने अप्रतिम कौशल के बावजूद बलि का बकरा बन जाने वाले के वीरतापूर्ण कृत्यों का नाट्यानुवर्तन होता था और इसीलिए युद्ध नायक का प्रशस्तिपूर्ण आख्यान ग्रीक कला का केंद्र बिंदु बना। स्कुलिस, सोफोक्लिस, यूरोपीडीज ग्रीक परंपरा के महान नाटककार थे और प्रोमेथियस बाउंड, ओडिपस, मीडिया और इलेक्ट्रा महान ट्रेजेडियां थीं। संभवतः युद्धों में अपनी उत्कृष्ट वीरता के बावजूद भी अपनी जीवन परिस्थितियों की वजह से हार जाने के नियति वाले ग्रीक लोगों की ये रचनाएं उनके मार्मिक आख्यान का नाट्य करती हुई पतन और हार के डर के बाद भी कार्य मनोवृत्ति में न आने का संदेश देती हैं। अद्वितीय विचारक और आलोचक डॉक्टर नित्यानंद तिवारी की समस्या भूमि की अवधारणा का प्रयोग करके हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आरंभिक नाटकों की मुख्य समस्या भूमि या प्रॉब्लम एरिया किसी एरिया पर कब्जे की प्रतिस्पर्धा में पड़े समूहों के मध्य होने वाले संघर्ष और युद्ध हैं और नाटक उनसे उपजा कला रूप। ये तो रही शीर्षक की भूमिका। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि मध्यकाल में दुनिया भर में
सुखांतों, प्रहसन और कॉमेडी भी बाद में अस्तित्व में आए, किंतु वह हमारी विषय वस्तु नहीं है। वास्तव में ऑफिशियल तौर पर जिसे समस्या मूलक नाटक या प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है, नाटक के जितने भी रूप हैं उनमें से सबसे नया है। सचेत रूप से किसी समस्या के इर्द गिर्द बुने होने और संकटपूर्ण स्थितियों में तर्क वितर्कों से भरे नाटकों में आधुनिक समय की किसी समस्या को वाद विवाद और संवादों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। सुविचारित और संगठित रूप में नाटकों की यह परंपरा 19वीं शताब्दी में फ्रांस में अलेक्जेंडर ड्यूमास के नाटकों के साथ सामने आई, किंतु प्रभावपूर्ण और लोकप्रिय रूप से समस्यामूलक नाटकों को लाने का श्रेय नॉर्वेजियन नाटककार इब्सन को जाता है। उनके महत्वपूर्ण नाटक हैं अ डॉल्स हाउस, जो कि 1879 में सामने आया, घोस्ट्स, जो कि 1881 में सामने आया, द वाइल्ड डक, जो कि 1884 में सामने आया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और गाल्सवर्दी ने 20वीं शताब्दी में नाटकों के इस रूप को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मिसेज वॉरेन्स प्रोफेशन और पेगमिलिन महत्वपूर्ण नाटक हैं और सिल्वर बॉक्स और जस्टिस गाल्सवर्दी के महान प्रॉब्लम प्ले। इस परंपरा के वहाँ पर अंतिम कलाकार बारकर थे और इस प्रकार इंग्लैंड में परंपरा नाटकों की परंपरा खूब फली फूली। प्रॉब्लम प्ले को प्रोपेगेंडा प्ले भी कहा जाता है और इसका सबसे मूर्त रूप सोवियत यूनियन की नाट्यकृतियों में देखने को मिलता है। हालांकि प्रोपेगेंडा शब्द को इस बात के लिए काफी बदनाम किया गया कि यह समाजवादी यथार्थ का बलपूर्वक और सेंट्रलाइज्ड तरीके से प्रचार करता है, जबकि सच तो यह है कि ये नाटक मुख्यतः आम सोवियत जन के सपनों, उनकी इच्छाओं, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी ईमानदारी को और सबकी खुशी को प्रस्तुत करते थे। 1917 की बोल्शेविक क्रांति से पहले के नाटककारों में अंतोन चेखव का नाम सबसे प्रमुख रूप से आता है। चेरी आर्किड, तीन बहनें, अंकल वान्या आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गोर्की ने खुद थिएटर के लिए नाटक लिखे। द लोअर डेप्थ 1902 में, सूरज के बालक 1905 में, बारबेरियन 1905 में ही, इनमीज 1906 में और सोमो एंड अदर्स 1930 में सामने आए। मायोवस्की, बुखानोव, इवानोव, रोजोव, वेम्पोलोव, अन्ना बराकोवा आदि उस दौर के बड़े नाटककार हैं और बड़े वाला लड़का, उसके दोस्त, ऑर्डिनरी हिस्ट्री आदि इस दौर के प्रमुख नाटक हैं। इस दौर के नाटकों की विषय वस्तु चाहे जो भी हो, सबकी समस्या भूमि एक ही थी, कम्युनिस्ट समाज का स्वप्न। सोवियत संघ के बाद प्रोपेगेंडा प्ले के पुराने रूप नहीं रहे। हिंदी के नाटकों को देखें तो आधुनिक टाइप के नाटक उपनिवेशवादी दौर में जन्मे हैं और अंग्रेजी राज्य के जुल्म सितम, स्त्री दुर्दशा, सूदखोरी की समस्या, जातिपात की समस्या आदि उनकी विषय वस्तु हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी और बहुत से नाटक लिखे। संवाद अदायगी और अभिनय कौशल तो भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों ने पारसी रंगमंच से सीखा, किंतु विषय वस्तु वातावरण निर्माण के लिए भारतीय परंपरा का सहारा लिया। अंग्रेजी राज्य की विफलताओं की जमीन पर खड़े नाटक अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा आदि प्रमुख नाटक हैं। वास्तव में भारतेंदु मंडल के नाटककारों ने
जिन सामाजिक कुरीतियों को अपने नाटकों की समस्या भूमि बनाया, उन्हीं आधारों पर डॉक्टर दशरथ ओझा ने उन्हें समस्या नाटक कहा है। पर सच कहें तो पारिभाषिक तौर पर ये समस्या नाटक नहीं थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इनमें समस्याएं अवश्य थीं। प्रसाद का आगमन हिंदी नाटकों में नए युग का पदार्पण है। उन्होंने अधिकतर ऐतिहासिक नाटक ही लिखे। ऐतिहासिक होते हुए भी उनके नाटक तरह तरह की समस्याओं को चित्रित करने वाले थे, किंतु विवेच्य नाटक ध्रुवस्वामिनी ही वास्तव में समस्या नाटक या प्रॉब्लम प्ले की कोटि में रखा जाता है और उसी को लेकर के बहस होती है। प्रसाद जी की इस आर्ट के लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम से मात्र कथा रेखा को ग्रहण करके उन्होंने उसमें आधुनिक समय के रंगों को भरकर सजीव बना दिया है। भारतीय परंपरा से अलग दुनिया भर के नाटकों का उनके नाटकों पर क्या प्रभाव पड़ा है यह अलग विषय है, किंतु संकटपूर्ण स्थितियों में निखरने वाले चरित्रों का निर्माण करने के लिए प्रसाद जी प्रसिद्ध हैं और ध्रुवस्वामिनी के चरित्र निर्माण में उन्होंने जिस कौशल का परिचय दिया है वह तारीफ के काबिल है। अपने कथ्य और शिल्प में ध्रुवस्वामिनी डॉल्स हाउस से किसी भी मायने में 19 नहीं है। हिंदी के समस्या मूलक नाटकों में अशोक 1927 में, सन्यासी 1929 में और मुक्ति का रहस्य 1932 में सामने आया, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख समस्या नाटकों में गिने जाते हैं। और पांडे बेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईसा नाम से समस्या नाटक लिखा और तौलिए उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख समस्या नाटकों में से है। अब हम समस्या मूलक नाटकों की विशेषताओं पर बात करते हैं। पहला, किसी समस्या को उभारने के लिए अभिनय या नाट्य और संवादों का प्रयोग। किसी सामाजिक मुद्दे को उभारने के लिए मंच पर पात्रों के बीच वाद विवाद। यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य में अंतर्विरोधपूर्ण बिंदुओं को उभारना। चौथा, चरित्र चित्रण पर विशेष बल। पांचवा, रंग संकेतों की आयोजना। छठा, स्वगत भाषणों का आयोजन। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण समस्या नाटक को थीसिस प्ले, वेल मेड प्ले, डिस्कशन प्ले, ड्रामा ऑफ आइडियाज कहा गया। अब हम देखेंगे कि ध्रुवस्वामिनी की समस्या मूलकता क्या है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी कहते हैं कि ध्रुवस्वामिनी समस्या नाटक इसलिए नहीं है क्योंकि प्रसाद जी इस नाटक में विचारक की तरह उपस्थित नहीं हुए हैं। ये बात उस तरह सही नहीं है। पात्रों के मुख से, उनके संवादों के माध्यम से स्त्री के द्वयम दर्जे की समस्या को उन्होंने जिस तरह निर्मित किया है वह अप्रतिम है। इसका पता नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य के प्रथम वाक्य से ही लग जाता है। मंच पर आते ही ध्रुवस्वामिनी कहती है, सीधा तना हुआ, अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर, और इन कोमल लताओं और पौधों को इसके जड़ में लौटना ही चाहिए ना। तथा ध्रुवस्वामिनी का रामगुप्त से कहना कि कुछ नहीं, केवल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझ करके उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। आदि में प्रसाद जी ध्रुवस्वामिनी के मुख से बोल रहे हैं।
देवी चंद्रगुप्तम में प्रेम विवाह का कारण नहीं है, ना ही उसके पात्र स्त्री की दोयम दर्जे की मानवीय स्थिति पर व्याख्यान देते नजर आते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, विश्वनाथ प्रसाद आदि ने पुनर्विवाह की समस्या को ध्रुवस्वामिनी की मुख्य समस्या माना, जबकि ऐसा है नहीं। ध्रुवस्वामिनी की मुख्य समस्या स्त्री की दोयम दर्जे की मानवीय स्थिति और स्त्री के मानवाधिकारों की समस्या है, और यहीं पर ध्रुवस्वामिनी सुधारमूलक साहित्य की श्रेणी से निकलकर प्रॉब्लम प्ले की कोटि में आ खड़ा होता है। मूक अभिनय, स्वगत भाषण इसे यथार्थवादी शिल्प का रंग देते हैं। विद्वानों का कहना है कि गीतों का आयोजन नहीं बल्कि वाद विवादों का आयोजन समस्या केंद्रित नाटकों की पहचान है, किंतु प्रसाद जी ने ये कसक अरे आंसू सहजा के द्वारा न केवल स्त्री की दुर्गति को उभारा है, बल्कि समस्या नाटकों पर बोझिल होने का जो दोष लगाया जाता है उससे भी ध्रुवस्वामिनी को बचा लिया है। अतः आप लाख चाहें, ध्रुवस्वामिनी पर ऐतिहासिकता से ज़्यादा किसी बात का आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि प्रॉब्लम प्ले में किसी समकालीन समस्या को वर्तमान में ही प्रस्तुत किया जाता है। अतः संकलन त्रय समय, स्थान और कार्य की एकता में समय का निर्वाह न हो पाना ही उसकी सबसे बड़ी कमी है। अन्यथा ध्रुवस्वामिनी विश्व के श्रेष्ठ समस्या नाटकों में रखे जाने योग्य है।